राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो ठगों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक रामू नाम का बड़ा ही धूर्त और मक्कार ठग रहा करता था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे उनका धन ठग लेता था और उसी धन से अपनी जीविका चलाता था। गांव के सभी लोग रामू को श्रीमान 420 कहकर पुकारते थे। वह गांव वाले रामू से हमेशा दूर दूर ही रहते थे। एक दिन रामू की पत्नी उससे बोली, सुनिए जी, घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर तुम शीघ्र ही किसी को ठग कर धन नहीं लाए तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। रामू बोला, भाग्यवान, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन गांव वाले तो अब मेरी सारी चालों को पहचान चुके हैं, इसलिए अब वे मेरे झांसे में नहीं आएंगे। तब रामू की पत्नी ने कहा, तो कुछ और करो जी, पर रुपये पैसों का प्रबंध जल्दी करो, वरना कल से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तब रामू ने जवाब दिया कि भाग्यवान, अब तुम जाकर अपना काम करो और मुझे कोई तिकड़मबाजी लगाने दो। और रामू सोच में डूब गया और घर के अंदर आ गया। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखी पीतल की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। अब रामू सोचने लगा, क्यों ना इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाकर इसे किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव बेच दूं। रामू ने झटपट अलमारी से वह पीतल की मूर्ति उठाई और गांव के ही जो राकेश सुनार के पास जाकर बोला, और भाई, जरा इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा देना। इस पर जो भी खर्चा आएगा मैं तुम्हें दे दूंगा। सुनार बोला, श्रीमान 420 लगता है आज फिर कोई नई खुरापात सूझी है। आज इस मूर्ति के जरिए किसको ठगना है, जरा हमें भी बता दो। रामू बोला, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अब ठगी का धंधा ही छोड़ दिया है। यह मूर्ति जरा मैली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर सोने का पानी चढ़ा लिया जाए। सुनार ने भी जल्दी ही पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने के जैसे दिखने लगी और सचमुच सोने की ही लग रही थी देखने में। सुनार को पैसे देकर अब रामू खुश होता हुआ वापस अपने घर लौट आया और दूसरे दिन सुबह ही वह मूर्ति को लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते रामू पास के गांव में जा पहुंचा और उसे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। रामू सोचने लगा, क्यों ना इसी आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वह आदमी रामू के पास से गुजरा तो रामू बोला, क्यों भाई, इस कनस्तर में क्या ले जा रहे हो? क्या उसमें गाय का शुद्ध देसी घी है? तब वह आदमी बोला, हाँ हाँ भैया, मैं इसे बेचने के लिए दूसरे गांव ले जा रहा हूँ, इसमें गाय का शुद्ध देसी घी है। तब रामू बोला, भाई, मेरा नाम रामू है, मैं जो रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी बड़ी बीमार चल रही है और वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने के लिए कहा है। यदि तुम यह घी का कनस्तर मुझे दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। तब वह आदमी बोला, भैया, इस घी के कनस्तर के बदले तुम मुझे क्या दोगे? रामू ने झटपट अपनी जेब से पीतल की मूर्ति निकाली और उसे दिखाते हुए बोला, भाई, इस समय तो मेरे पास यह मूर्ति है, यदि तुम उचित समझो तो इसके बदले मुझे कनस्तर दे दो। तब उस आदमी ने रामू के हाथ से मूर्ति लेकर उसे उलट पलट कर देखा और सोचने लगा कि यह आदमी तो बड़ा ही मूर्ख लगता है। इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले घी का कनस्तर लेना चाहता है, तो मुझे तो यह कनस्तर दे देना चाहिए। यह तो काफी फायदे का सौदा है। तब वह आदमी बोला, ठीक है भाई, यदि इस घी के कनस्तर से तुम्हारी बीमार पत्नी ठीक हो सकती है तो तुम इसे ले सकते हो।
बदले में तुम मुझे मूर्ति दे दो। रामू ने झटपट उस आदमी को मूर्ति दे दी और उसके सिर पर रखा घी का कनस्तर उतरवा लिया। रामू बोला, भाई जाते जाते यह तो बता दो कि तुम कौन से गांव के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है। तब वह आदमी बोला, भैया मेरा नाम तो शामू है और मैं तो किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। रामू ने कहा, तो तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के ही पास है भाई। तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। अब शामू बोला, हाँ भाई, आप जैसे सज्जन लोगों की मदद करके मुझे हमेशा खुशी मिलती है। रामू भी अपने गांव लौट पड़ा और शामू भी अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब शामू अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो विद्या, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। विद्या ने पूछा, क्या कह रहे हो जी, क्या सच में? लेकिन यह तुम्हें कहाँ से मिली? तब शामू ने कहा कि यह सब उस घी के कनस्तर की करामात है। भाग्यवान, मैं उसे घी के कनस्तर के बदले में ही यह सोने की मूर्ति लेकर आया हूँ। विद्या ने कहा, स्वामी आज तुमने बड़ा अच्छा शिकार फंसाया है। तब शामू बोला, तुम ठीक कह रही हो विद्या, सचमुच वह आदमी जब अपने घर जाकर घी का कनस्तर खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। विद्या जो हंसते हुए कहने लगी, हाँ स्वामी, आपने तो कनस्तर में गोबर भरा था और ऊपर से थोड़ी सी घी की परत जमा दी थी। अब शामू ने कहा, जब वह आदमी कनस्तर में घी के बदले गोबर भरा देखेगा तो सचमुच अपना माथा पीट लेगा। फिर कुछ सोचकर शामू अपनी पत्नी विद्या से बोला, विद्या, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊंगा और आज वह शुभ घड़ी आ गई है। लो विद्या, यह मूर्ति और अपने लिए सोने के गहने बनवा लो। तब विद्या बोली, स्वामी तुम कितने अच्छे हो, मैं अभी जो सुनार के पास जाती हूँ और वापस आकर तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। और अपने पति से जो विद्या मूर्ति ले लेती है और सुनार की दुकान की ओर चल देती है। सुनार की दुकान पर पहुंचकर विद्या बोली कि देखिए, ये सोने की मूर्ति के बदले आप मुझे सोने के गहने बना दीजिए। सूरज जो सुनार का नाम था वह कहने मूर्ति को हाथ में लेकर कहने लगे, अरे भाभी जी, जरा देखूं तो सही, लगता है आज शामू ने लंबा हाथ मारा है। तब विद्या बोली, अरे अरे ऐसा नहीं है सूरज जी, यह हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगी का माल नहीं है। तब सुनार बोला, ठीक है भाभी, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बात का जो मैं विश्वास कर लेता हूँ, वरना मैं 420 जो शामू की नस नस से वाकिफ हूँ। जरा बैठो भाभी, मैं मूर्ति की परख कर लेता हूँ। मूर्ति की परख करते हुए सुनार बोला, अरे भाभी, इस पीतल की मूर्ति को सोने की बताकर तुम मुझे मूर्ख बनाने आई हो। यह मूर्ति तो पीतल की है जिस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। अब सूरज सुनार कहने लगा कि 420 रामू को आज कोई दूसरा 420 ठग कर ले गया। मूर्ति लेकर विद्या अपना सा मुंह लेकर अपने घर की ओर चल दी और अपने पति को मन ही मन कोसती हुई घर पहुंची और गुस्से में अपने पत्नी श्यामू से कहा, यह कैसा मजाक था? यह कोई मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली, कुछ और नहीं मिला था, जो पीतल की मूर्ति को सोने की कहकर मुझे पकड़ा दिया। श्यामू ने कहा, अरे भाग्यवान, क्या कह रही हो? तब विद्या बोली, सुनार ने कहा है कि यह मूर्ति पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बाकी सारी की सारी मूर्ति पीतल की है। अब शामू बोला, ओह, तो वह ठग मुझे चकमा दे गया, जरूर वह कोई बड़ा ठग रहा होगा। मैं अभी उसके गांव जाकर उसकी खबर लेता हूँ। और शामू उसी समय रामू के गांव की ओर चल पड़ा। उधर घी का कनस्तर सिर पर रखे रामू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाग्यवान, जल्दी से चूल्हा जलाओ
और हमारे लिए खाना बनाओ। तब रामू की पत्नी कांता ने कहा, अरे ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया जी, जो धन्ना सेठ की तरह चले आ रहे हो। तब रामू बोला, अरे भाग्यवान, इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है, इसे बेचकर मैं खूब पैसा कमा लूंगा। तब जो कांता कनस्तर को उठाकर रसोई घर में ले गई और बढ़िया खाना बनाया। जब उसने खाना जो रामू के आगे परोसा तो रामू बोला, अरे मूर्ख, तूने सब्जी में भी घी तो बिल्कुल नहीं डाला, जरा घी तो डाल। तब कांता ने कनस्तर में से 1 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिया। यह देखकर रामू गुस्से में बोला कि पूरा कनस्तर घी से भरा पड़ा है मूर्ख, और तू कंजूसी कर रही है। 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल ही दे। अब जो कांता ने कनस्तर से 4 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिए, लेकिन जैसे ही रामू ने रोटी सब्जी में डुबोकर खाई, उसने तुरंत रोटी थूक दी और बोला, यह घी है या गोबर, सारा मुंह खराब हो गया। तब कांता ने कहा, अब क्या हुआ जी। तब रामू ने बिना कुछ बोले घी के कनस्तर के पास जाकर उसे खोला और कलछी डालकर अंदर घुमाई तो रामू ने देखा कि कनस्तर में गोबर भरा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, अरे इसमें तो घी के बजाय गोबर भरा हुआ है। अब समझा कि शामू इतनी जल्दी मूर्ति लेने के लिए क्यों तैयार हो गया था। अब जो कांता अपने पति की हंसी उड़ाते हुए बोली, तो क्या अब सब्जी में और घी डालूं। रामू बोला, अरे भाग्यवान, क्यों मेरे घावों पर नमक छिड़क रही हो। वह ठग तो मुझे ठग गया और तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। उधर शामू गुस्से में जो कुनकुनाते हुए लाठी लेकर रामू को मारने के लिए चला आ रहा था, पर जब रामू के गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा, भला मैं क्यों रामू को मारूं। अगर उसने मेरे साथ धोखा किया है तो मैंने भी तो घी के बदले गोबर का कनस्तर उसे दिया है, मुझे उसे सजा देने का कोई हक नहीं है। पर अब जब मैं उसके गांव तक पहुंची गया हूं तो मुझे उसके घर जाकर उससे मिलना चाहिए। यह सोचकर शामू ने अपनी लाठी फेंक दी और रामू के घर की ओर चल दिया। जब वह रामू के घर के पास पहुंचा तो रामू ने उसे आते हुए देख लिया और अपनी पत्नी कांता से कहा कि यह तो वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था, लेकिन यह इधर क्यों आ रहा है। तब कांता बोली, पास आने दो जी, फिर पूछते हैं। जब शामू रामू और कांता के पास पहुंचा तो रामू बोला, अरे शामू भाई, तुम इधर कैसे। तब शामू बोला, भाई कल जो तुमने मुझे सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए तो धन्यवाद देने आया हूँ और तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने आया हूँ। रामू सोचने लगा, अरे यह मुझे फिर मूर्ख बनाने आया है। शामू बोला, अरे भाई, तुम क्या सोच में डूब गए, तुमने बताया नहीं तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है। तब रामू ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था, उसके एक बार के खाने से ही वह ठीक हो गई। शामू बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी ठीक हो गई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रामू बोला, अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज तुम्हें मेरे यहाँ ही रहना होगा। कम से कम मुझे एक बार मेहमान नवाजी करने का मौका तो दो। शामू बोला, ठीक है भाई, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। रामू ने अपनी पत्नी कांता से कहा, जाओ शामू के लिए भोजन तैयार करो और आज यह हमारे मेहमान हैं। कांता बोली, जी बहुत अच्छा स्वामी, और वह खाना बनाने के लिए अपनी रसोई घर में चली गई। कांता ने झटपट खाना बनाया और दोनों के आगे परोसा। तब रामू ने पूछा, कांता, तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला या नहीं डाला। कांता बोली, अरे जी, घर में घी का पूरा कनस्तर भरा पड़ा है और मैंने मेहमान की सब्जी में घी नहीं डाला। रामू बोला, जल्दी से घी लाओ माँ,
कांता और कनस्तर से घी लेने के लिए अंदर चली गई। अब शामू सोचने लगा कि मारे गए, अब तो गोबर वाला घी मुझे खाना पड़ेगा। अगर मना करता हूँ तो मुसीबत और खाता हूँ तो भी मुसीबत। अब जो कांता मुस्कुराते हुए सब्जी में घी डालने लगी। बेचारे शामू को चुपचाप गोबर वाला घी खाना पड़ा। रामू सोचने लगा, अब आया ना मजा, कमबख्त मुझे गोबर वाला घी खिलाना चाहता था, अब खुद को खाना पड़ रहा है। शामू रात को रामू के घर ही रुका और सुबह होते ही बोला, भाई अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। रामू बोला, अरे नहीं भाई, भला ऐसे कैसे हो सकता है, सुबह सुबह आपको भूखा कैसे भेज सकता हूँ। पहले खाना बन जाता है तब आप खाना खाकर ही जाना। शामू बोला, ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। उस दिन भी शामू को गोबर मिला हुआ घी खिलाया गया। शामू सोचने लगा, इन लोगों ने गोबर खिलाकर मेरा सारा जायका खराब कर दिया। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं इसका बदला जरूर लूंगा। खाना खाने के बाद जब शामू ने रघु से विदा मांगी तो रघु बोला, भाई आतिथ्य सत्कार में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। जो कुछ मेरे घर में था वो तुम्हें वही खिलाया। शामू बोला, नहीं भाई, ऐसी बात ना कहो, तुम्हारे आतिथ्य से मेरा मन प्रसन्न हो गया। कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर आना। शामू की बात सुनकर रामू झट से बोला, नेक काम में देरी कैसी भैया, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। शामू ऊपर से तो कुछ नहीं बोला पर मने मन रामू को कोसने लगा। कमबख्त यहाँ तो तुरंत ही तैयार हो गया। खैर कोई बात नहीं, जब यह मेरे घर आएगा तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। शामू ने रामू से विदा ली और अपने घर पहुंचा। अब शामू की पत्नी जो शामू से पूछने लगी, क्यों जी, जीत कर आए हो रामू से, कर आए रामू की ऐसी तैसी। अब शामू बोला, अरे कहाँ भाग्यवान, वहाँ तो बहुत ही चालाक निकला। अब कल वह हमारे घर भी आ रहा है। तब शामू की पत्नी विद्या जो बोली, अच्छा। फिर शामू ने अपनी पत्नी विद्या को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर विद्या चिंतित हो उठी और बोली, अब क्या होगा जी, वह तो हमारे घर आ रहा है, उससे कैसे निपटेंगे। तब शामू बोला, विद्या घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूँ। तब विद्या कहने लगी, जी ठीक है। अब शामू सोचने लगा और अंत में उसने रामू से छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज निकाली। शामू ने कहा, सुनो भाग्यवान, मैं कल रामू के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाने के समय ही घर वापस आऊंगा। जब वह आए तो तुम कहना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वह कहे कि मेरे लिए दोबारा खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती। उसने शराफत से पेश आना उसके साथ और खाने को कुछ न देना। भूखा प्यासा वो मेरी प्रतीक्षा में बैठा रहेगा और भूखा ही वापस चला जाएगा। इस तरह उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। विद्या बोली, वाह क्या योजना बनाई है आपने, मान गए आपके दिमाग को। दूसरे दिन शामू रामू के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। उसके जाने के बाद जब रामू शामू के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी विद्या ने दरवाजा खोला और पूछा, कहिए जी क्या बात है, कौन है आप। तब रामू ने कहा कि मैं रामपुर गांव से आया हूं और शामू जी ने मुझे दोपहर के भोजन के लिए बुलाया है। तब जो वह कहने लगी, शामू की पत्नी विद्या, लेकिन आपके मित्र तो घर पर नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं। फिर भी आप अंदर आकर बैठिए, वो आते ही होंगे। रामू बोला, जी ठीक है, मैं अंदर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेता हूँ। अब जो विद्या रामू को घर के अंदर ले आई और बोली, मुझे खेद है भाई साहब, आपके मित्र यहाँ नहीं है, अगर वे यहाँ होते तो आपके लिए एक मुर्गा अवश्य कटवाते। रामू ने कहा, भाभी आप चिंता ना कीजिए, अगर शामू जी बाहर गए हैं तो मैं
हूं ना खुद ही अपने लिए मुर्गा काट लेता हूँ। उसकी बात सुनकर अब तो जो विद्या घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। मेरे पति बहुत गुस्से वाले स्वभाव के हैं। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। अगर आपने मुर्गा मार दिया तो वह मुझ पर बहुत नाराज होंगे। विद्या की बातों का रामू पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, भाभी घबराओ मत, मैं अभी आपको मुर्गा मार कर देता हूँ। आप जाकर चूल्हा जलाइए। श्यामू जी को मैं समझा दूंगा और वे आपसे नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर रामू ने आंगन में घूम रहे एक तंदुरुस्त से मुर्गे को पकड़ लिया और तुरंत मार डाला। रामू बोला, लो भाभी जी, मेरे लिए मुर्गा बना दो और चिंता मत करो, मैं श्यामू को जो समझा दूंगा। अब तो विद्या ने कहा, ठीक है, जब आपने मुर्गा मार ही दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। वह मुर्गा लेकर रसोई में चली गई और उसके बाद कई घंटे बीत गए। दोपहर हो आई पर जो विद्या मुर्गा बनाकर नहीं लाई। रामू समझ गया कि श्यामू जानबूझकर घर से गायब हुआ है, लेकिन रामू भी हठी था। वह वहीं बैठा रहा। जब शाम होने को आई तो श्यामू अपने घर पहुंचा। उसने रामू को वहां देखा और सोचने लगा, अरे यह कमबख्त तो अभी भी यहाँ जमा हुआ बैठा है, अब इसे भोजन कराना ही पड़ेगा। फिर कुछ सोचकर श्यामू बोला, अरे मित्र, तुम कब आए? मैं तो बस अभी अभी आया हूँ, माफ करना मित्र, एक आवश्यक कार्य से अचानक ही मुझे दूसरे गांव जाना पड़ गया था और जल्दबाजी में मैं अपनी पत्नी को भी तुम्हारे आने के बारे में नहीं बता सका। रामू बोला, कोई बात नहीं मित्र, यह सब तो चलता रहता है। रामू रामू को अपने साथ अंदर ले आया और बोला, अरे सुनती हो भाग्यवान, मेहमान आए हैं, जल्दी से मुर्गा बना कर लाओ। अब विद्या ने जवाब दिया, अभी बनाती हूँ। फिर श्यामू रसोई में जाकर बोला, सुनो, इस आदमी का इलाज अच्छी तरह करना है। जब मुर्गा तैयार हो जाए तो तुम उसे चांदी के छोटे छोटे बर्तनों में देना और बाकी का सारा मुझे कांसे के बड़े बर्तन में देना। विद्या बोली, ठीक है, मैं समझ गई। खाना तैयार होने पर विद्या ने उसी तरह दोनों को खाना परोसा। रामू समझ गया कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। उसने कहा, यह तो कुछ उचित सा नहीं प्रतीत हो रहा कि मेहमान को चांदी के बर्तन में खाना दिया जाए और मेजबान कांसे के बर्तन में खाए। लाओ, कांसे का बर्तन श्यामू भाई मुझे दे दो, तुम चांदी के बर्तन में खाओ। श्यामू बोला, नहीं नहीं, रहने दो रामू भाई, मैं कांसे के बर्तन में ही खा लूंगा। श्यामू के लाख मना करने पर भी रामू नहीं माना और रामू ने श्यामू के आगे से कांसे का बर्तन खींच लिया और अपने सामने चांदी का बर्तन जो रखा था फिर वह उसके श्यामू के आगे रख दिया। कांसे के बर्तन में फटाफट मुर्गा अब रामू खाने लगा। अब श्यामू मन ही मन सोचने लगा, इसने तो मेरी सारी योजना फेल कर दी। अब यह खूब पेट भरकर खाएगा और मैं भूखा रहूंगा। कुछ देर तक श्यामू गुस्से में रामू को मुर्गा खाते हुए देखता रहा। फिर कुछ सोचकर वह रामू से बोला, रामू भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और सब उत्पात मचाकर चला जाता है। तब रामू बोला, अच्छा, और अपनी धुन में वह खाना खाता रहा। तब श्यामू ने अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। तभी विद्या ने तुरंत दीपक बुझा दिया। श्यामू बोला, अरे यह क्या हुआ? दीपक कैसे बुझ गया? लगता है यह सब उसी दुष्ट प्रेत का काम है। श्यामू ने यह कहते हुए रामू के आगे रखा कांसे का बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन रामू तुरंत भाग गया और फौरन श्यामू का हाथ थाम लिया। रामू ने जो श्यामू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अबे बोल दुष्ट प्रेत, मेरा बर्तन चुराएगा, मेरे साथ 420 करेगा। अब श्यामू घबरा कर चिल्लाया, अरे बचाओ, मार डाला। अब जो विद्या बोली, अरे अरे, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? रामू बोला, भाभी आप हट जाओ, मैं आज इसको छठी का दूध याद दिला कर रहूंगा, आज के बाद यह मेरे सामने कभी नहीं आएगा। श्यामू चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मैं प्रेत नहीं हूँ। रामू बोला, भला आज मैं तुझ दुष्ट प्रेत को कैसे छोड़ सकता हूँ?
यह रोज शामू को परेशान करता है ना। शामू यह रोज तुम्हें परेशान करता है, आज मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगा। शामू रोते हुए बोला, हाय हाय, यह क्या कर रहे हो रामू भाई, मैं प्रेत नहीं शामू हूँ। जब कोई चारा ना बचा तो जो विद्या ने झटपट दीपक फिर से जला दिया और बोली, देखो रामू भाई, यह तो तुम्हारा हाथ थाम रखा है जो, यह प्रेत व्रेत कुछ नहीं है। यह सब तुम्हें झांसा देने के लिए हमने नाटक रचा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंस गए और पिट गए। रामू खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी मुसीबत आती है। श्यामू बोला, तुम ठीक कह रहे हो रामू भाई, अगर मैं शेर हूं तो तुम सवा शेर हो, इसलिए मैं तुमसे टकरा कर हार गया। तुम जीते, मैं हारा। अंत में दोनों को यह एहसास होता है कि धोखे का खेल कभी भी सफल नहीं होता। इसके साथ ही यह भी संदेश मिलता है, चालाकी और धोखेबाजी से अस्थायी लाभ तो हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी स्थायी रूप से जीतती है। तो खाना खा लेने के बाद अब रामू वापस अपने घर लौट गया। दोस्तों, अगर आपको यह दो ठगों की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।